और गाय की चर्बी लगाए हुए कारतूसों को मुंह से खोलना पड़ता था, उसके बाद बंदूक में चलाने पड़ते थे। तो मंगल पांडे को जिस दिन ये पता चला कि वो जो गाय की चर्बी लगाए हुए कारतूसों को मुंह से खोलता है और उसके बाद बंदूक में उसको लगाना पड़ता है, तो उसने मन में फैसला किया कि गाय की चर्बी के कारतूसों को मुंह से इस्तेमाल करने से ज्यादा अच्छा है कि मैं ऐसी नौकरी को छोड़ दूं। लेकिन उसके मन में एक प्रतिशोध भी पैदा हुआ कि जिन अंग्रेज ऑफिसरों ने उसको बिना बताए हुए सालों साल उसके मुंह से गाय की चर्बी के कारतूस खुलवाए हैं, उन अंग्रेज ऑफिसर्स को वो जिंदा नहीं छोड़ेगा, ऐसा भी उसने एक संकल्प लिया। तो मंगल पांडे ने हिम्मत की और जिस अंग्रेज ऑफिसर के माध्यम से उसको कारतूस दिए जाते थे, जिन कारतूसों पर गाय की चर्बी लगाई जाती थी, उन कारतूसों को लेने से उसने इनकार कर दिया। तो बाद में उसके ऊपर दबाव पड़ा और उस दबाव के तहत एक दिन उस मंगल पांडे ने अपने उस अंग्रेज पुलिस ऑफिसर की हत्या कर दी, गोली मारकर, जिस अंग्रेज ऑफिसर के माध्यम से उसको गाय की चर्बी के कारतूस दिए जाते थे। जैसे ही मंगल पांडे ने उस अंग्रेज ऑफिसर की हत्या की और यह बात पूरे देश में प्रचारित होने में समय नहीं लगा कि गाय की चर्बी के लगे हुए कारतूसों को खोलने से मना करने पर मंगल पांडे को सजा दी जाने की बात तय हुई, तो इसलिए मंगल पांडे ने यह फैसला किया कि उस अंग्रेज पुलिस ऑफिसर को मार दिया जाए। तो जैसे ही अंग्रेज पुलिस ऑफिसर की हत्या हुई, सारे देश में एक बगावत की लहर पैदा हो गई और उस बगावत की लहर में अंग्रेजों की सरकार को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। गांव गांव गली गली में नौजवानों के, क्रांतिकारियों के संगठन बनना शुरू हो गए। गांव गांव गली गली में नौजवानों ने अंग्रेजी फौज और अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। गांव गांव गली गली में नौजवानों ने गाय के प्रश्न को हल करने के लिए गोरक्षण समितियां बनाना शुरू कर दी। बहुत कम लोग जानते हैं कि 1857 की क्रांति में गाय का प्रश्न एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हुआ करता था। अगर वो गाय का प्रश्न नहीं होता तो शायद 1857 की क्रांति के होने में भी मुश्किलें आती। वो क्रांति एक तरफ चलती रही, दूसरी तरफ हिंदुस्तान में नौजवानों के संगठन पैदा होने लगे। गांव गांव में गोरक्षण समितियां बना दी गई। 1870 तक आते आते हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा गांव नहीं था जहां पर गोरक्षण की समिति न बनाई गई हो। अंग्रेजों का एक खुफिया विभाग होता था, अंग्रेजों का एक डिपार्टमेंट होता था जो सीक्रेट रिपोर्ट इकट्ठी करता था। उस डिपार्टमेंट के माध्यम से अंग्रेजों ने एक सर्वे कराने का काम शुरू किया और वो सर्वे काफी समय तक चला इस देश में। तो अंग्रेजों के खुफिया विभाग ने जो रिपोर्ट इकट्ठी की, जो रिपोर्टें उन्होंने बनाई, वो रिपोर्ट बाद में 1893 के साल में लंदन भेजी गई और लंदन की सरकार और लंदन की पार्लियामेंट में उस रिपोर्ट पर जो चर्चाएं हुई, उस रिपोर्ट के कुछ हिस्से हम लोगों को भी मिले हैं। कुछ दस्तावेज जो हम लोगों ने इकट्ठे किए हैं, उसी में उन रिपोर्ट के कुछ हिस्से हैं। तो वो रिपोर्ट ये बताती है अंग्रेजों की जो इकट्ठी की गई है कि अंग्रेजों का खुफिया विभाग बता रहा है कि 1870 के साल तक हिंदुस्तान के गांव गांव में गोरक्षण समितियां बन चुकी और 1890 तक आते आते हिंदुस्तान में करीब करीब उस जमाने में 7.5 से 8 लाख गांव हैं। तो वो बता रहे हैं कि इतनी ही करीब करीब गोरक्षण समितियां हैं और कोई भी गोरक्षण समिति ऐसी नहीं है जिसमें कम से कम 5 से 10 नौजवान शामिल ना हो। और अंग्रेजों की खुफिया रिपोर्ट ये कह रही है कि गोरक्षण समिति में शामिल जो नौजवान है, उनमें एक भी नौजवान ऐसा नहीं है जो गाय के प्रश्न पर मरने के लिए तैयार ना हो। तो एक बाजू में गांव गांव में गोरक्षण की समितियां बन रही हैं, दूसरे बाजू में हिंदुस्तान में क्रांति की बगावत और क्रांति की लहर चल रही है। ये दोनों चीजें एक साथ इस देश में चल रही हैं। 1893 के साल तक आते आते ये गोरक्षा का आंदोलन बहुत प्रबल हुआ और गोरक्षा का आंदोलन इतना प्रबल हुआ कि अंग्रेजों की सरकार को लगने लगा कि अब शायद हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा, भारत से जाना पड़ेगा। तो 1893 के साल में अंग्रेजों के यहां के जो अधिकारी थे, उनमें एक गवर्नर था, एक वॉयसराय जैसा अधिकारी माना जाता था, उसकी वॉयसराय की हैसियत होती थी, उसका नाम था लैंसडाउन। तो लैंसडाउन ने एक रिपोर्ट भेजी अंग्रेजों की पार्लियामेंट को। वो रिपोर्ट भी हम लोगों के पास है और उसको भी हम पुस्तक के रूप में छापने की कोशिश कर रहे हैं। तो 1893 के साल में जो लैंसडाउन रिपोर्ट भेज रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट को, उस रिपोर्ट का जो शुरू का हिस्सा है वो यही बता रहा है कि अब अंग्रेजों को भारत में राज्य करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गांव गांव में गोरक्षण समितियां बन चुकी हैं। गांव गांव में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया है
कभी भी ये बगावत दावानल का रूप ले सकती है और अंग्रेजों की सरकार शायद उसमें जलकर भस्म हो जाएगी। ये एक अंग्रेज ऑफिसर लैंसडाउन लिख रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट को भेजे गए कुछ रिपोर्ट्स में। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में उस रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है और उस रिपोर्ट पर चर्चा होते हुए उस जमाने की जो रानी है विक्टोरिया जिसका नाम है, वो विक्टोरिया ब्रिटिश पार्लियामेंट के जो एमपीज हैं उनको निर्देश दे रही है। और वो निर्देश क्या है वो हमको समझने चाहिए। तो आज के इस प्रश्न का हम लोगों को स्वरूप भी समझ में आएगा। विक्टोरिया कह रही है 1893 में लंदन के पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में कि हिंदुस्तान में गाय का कत्ल तो जारी रहना ही चाहिए। अंग्रेजों का ऑफिसर कह रहा है लैंसडाउन कि गाय का कत्ल करना मुश्किल है और वो रिपोर्ट भेज रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट को कि गाय का कत्ल अगर यहां करते चले गए हम लोग तो यहां राज्य करना मुश्किल हो जाएगा। तो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया कह रही है पार्लियामेंट के अंदर 1893 के साल में कि गाय का कत्ल तो बहुत जरूरी है। क्यों? गाय का कत्ल करने से हिंदुस्तान की अस्मिता, भारत की अस्मिता नष्ट होती है और भारत के लोगों का अस्तित्व भी नष्ट होता है, उनका गौरव भी नष्ट होता है। सीधी सी बात है कि जो केंद्र बिंदु में है आपके देश में गाय, अगर उसका कत्ल किया जाए तो आपकी भावनाओं को भी ठेस पहुंचती है, आपकी भावना भी आहत होती है। तो विक्टोरिया कह रही है कि यह तो बहुत जरूरी है और इसको और आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? तो लैंसडाउन रिपोर्ट में लिख रहा है और वो कह रहा है एक महत्वपूर्ण बात जो मैं आज आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं। लैंसडाउन की रिपोर्ट बताती है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में गई है कि गाय को बचाने के लिए हिंदू भी लड़ रहे हैं, मुसलमान भी लड़ रहे हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर 1870 के साल से गाय को बचाने के आंदोलन में लगे हुए हैं। राजस्थान में आप जाइए, राजस्थान में मुसलमानों की एक जाति है, उसको कहते हैं राठ। ये राठ जो जाति है मुसलमानों की, ये किस इलाके में रहती है? ये राठ जाति मुसलमानों की राजस्थान के बीकानेर के आसपास के इलाके में सबसे ज्यादा पाई जाती है। आज भी आप राठ जाति के मुसलमानों के बीच में चले जाइए तो उनकी पूरी आजीविका गाय के दूध और गाय के घी की बिक्री पर चलती है। तो राठ जाति के मुसलमानों के लिए गाय उनकी आर्थिक उपजीविका का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। इसलिए राठ जाति के मुसलमान 1870 के साल में गाय को बचाने के आंदोलन में लड़ रहे हैं। और ऐसे ही आप चले जाइए, राजस्थान में एक दूसरी मुसलमानों की और जाति है, उसको कहते हैं मेव। जो मेव जाति के मुसलमान हैं, राजस्थान और हरियाणा का एक इलाका ही कहलाता है जिसका नाम है मेवात। तो मेवात वो इलाका है जिसमें मेव जाति के मुसलमान रहते हैं। तो मेव जाति के मुसलमान भी गाय को बचाने के आंदोलन में 1870 के साल से शामिल है। राठ जाति के मुसलमान भी गाय को बचाने के आंदोलन में 1870 के साल से शामिल है। माने क्या है? गाय को बचाना सिर्फ हिंदुओं का काम नहीं, गाय को बचाने के लिए मुसलमान भी लड़ रहे हैं। और उस जमाने के बड़े बड़े मुसलमानों के जो मौलवी हैं वो सब कह रहे हैं कि गाय बचेगी तो हम बचेंगे। माने उनकी आर्थिक जीविका का साधन है। कुछ मुसलमान हैं जो गाय का दूध बेचकर अपनी जीविका चलाते हैं, कुछ मुसलमान हैं जो गाय का घी बेचकर अपनी जीविका चलाते हैं, कुछ मुसलमान हैं जो गाय की मिठाइयां, गाय के दूध से बनने वाली मिठाइयां बेचकर अपनी जीविका चलाते हैं। तो हिंदू भी लड़ रहे हैं गाय को बचाने के लिए, मुसलमान भी लड़ रहे हैं गाय को बचाने के लिए, हिंदुस्तान की तमाम दूसरी जातियां लड़ रही हैं गाय को बचाने के लिए। ये अंग्रेजों की रिपोर्ट में लैंसडाउन ने लिखवाया। और वो रिपोर्ट जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहुंची तो रानी विक्टोरिया ने उस पर एक टिप्पणी की। 8 दिसंबर 1893 को विक्टोरिया ने एक चिट्ठी लिखी लैंसडाउन को। वो चिट्ठी हम लोगों के पास है, उसकी फोटोकॉपी हम लोगों के पास है। हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी में से वो चिट्ठी हम लोगों को मिली है। वो चिट्ठी का पहला पैराग्राफ क्या है? विक्टोरिया लिख रही है कि हिंदुस्तान में गाय का कत्ल बंद नहीं होना चाहिए और हिंदुस्तान में गाय के कत्ल के बहाने हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक दरार पैदा करनी चाहिए। अंग्रेजों की हमेशा से नीति रही है बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। तो अंग्रेजों की वो जो नीति है बांटो और राज करो की, उस नीति के तहत विक्टोरिया चिट्ठी लिख रही है लैंसडाउन को
कि मुसलमानों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वो गाय का कत्ल करें। क्यों? अगर हिंदुओं को यह पता चलेगा कि मुसलमान गाय का कत्ल कर रहे हैं तो हिंदू और मुसलमानों के बीच झगड़े शुरू हो जाएंगे, और हिंदू और मुसलमानों के बीच जब झगड़े शुरू हो जाएंगे तो अंग्रेजों की सरकार टिकेगी और उसको राज्य करने से कोई रोक नहीं सकता। तो एक जमाने में 1870 से 1893 तक जो मुसलमान हिंदुस्तान की गाय को बचाने के आंदोलन में लगे हुए हैं, फिर अंग्रेजों की नीतियों के कारण मुसलमानों को गाय का कत्ल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ये रानी की चिट्ठी है लैंसडाउन के लिए, और वो चिट्ठी हम लोगों के पास है। सबूत है, प्रमाण है, इसके आधार पर मैं ये कह रहा हूं कि अंग्रेजों ने हिंदू और मुसलमानों के बीच में झगड़ा कराने के लिए, हिंदू और मुसलमानों के बीच में दरार पैदा करने के लिए मुसलमानों को गाय काटने के लिए प्रेरित किया। और वो कैसे किया, उसकी नीति भी जानिए। लैंसडाउन को जब रानी की चिट्ठी मिली तो लैंसडाउन ने एक नीति बनाई, और नीति क्या बनाई? लैंसडाउन ने यह फैसला किया कि अंग्रेजों के चलाए गए जितने कत्ल कारखाने हैं, उन कत्ल कारखानों में नौकरी सिर्फ मुसलमानों को दी जाएगी, ताकि पूरे हिंदुस्तान में इस बात का प्रचार किया जाए कि हर कत्ल कारखाने में देखिए गाय काटने का काम मुसलमान कर रहे हैं। तो अंग्रेजों ने बाकायदा नीति बनाई, और उस नीति के तहत अंग्रेजों के हर करे बनाए गए कत्ल कारखाने में मुसलमानों को नौकरी देने का काम शुरू किया। मुसलमानों को रिजर्वेशन के आधार पर कत्ल कारखानों में नौकरी दी गई। जब मुसलमानों ने कत्ल कारखानों में नौकरी करने का काम शुरू कर दिया, काफी मुसलमानों को अंग्रेजों ने जबरदस्ती मारकर पीट कर गाय का कत्ल करवाने के लिए तैयार किया। सामान्य रूप से कोई मुसलमान उसके लिए तैयार नहीं था। उस जमाने में जब मुसलमान गाय का कत्ल करने के लिए तैयार नहीं थे, तो अंग्रेजों की सरकार ने मुसलमानों को मारना, पीटना, उनको धमकाना, उनको तरह तरह की लालच देने का काम शुरू करवा दिया। और धीरे धीरे उनकी इस पॉलिसी में, उनकी इस नीति में ये दिखावट आने लगी कि मुसलमानों ने कत्ल कारखानों में जबरदस्ती अंग्रेजों के कहने पर मारपीट पर नौकरी करना शुरू किया। तो अंग्रेजों ने सारे देश में यह प्रचार करना शुरू करवा दिया कि देखिए, गाय हम नहीं काटते, मुसलमान काटते। और सच्चाई यह है कि रानी ने चिट्ठी में लिखा था, उस चिट्ठी में उसने ये लिखा था कि मुसलमान गाय काटेंगे जरूर, लेकिन वो हमारे लिए काटेंगे, हमारी फौज के लिए काटेंगे। अंग्रेजों को गाय का मांस चाहिए, अंग्रेजों की फौज को गाय का मांस चाहिए, तो मुसलमान गाय काटेंगे हमारे लिए। और हिंदुस्तान के जनता को दिखाई देगा कि गाय कट रही है मुसलमानों के द्वारा। पीछे जो मूल व्यक्ति है गाय को कटवाने वाला, जो मूल अंग्रेज है गाय को कटवाने वाले, उनका चेहरा लोगों को दिखाई नहीं देगा। और यह नीति पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने लागू की। इस नीति की सफलता हुई। सफलता क्या हुई कि हिंदुस्तान में जगह जगह हिंदू मुसलमानों के दंगे शुरू हो गए। अंग्रेजों को बचा दिया गया, अंग्रेजों ने अपने आप को बचा लिया, और हिंदू मुसलमानों के बीच में उन्होंने भेद पैदा कर दिया गाय का कत्ल करवा के। और इस तरह से हिंदुस्तान में अंग्रेजों की बनाई गई वो नीति चालू होती गई। आजादी मिलने के शुरू के दौर में क्या हुआ कि हिंदुस्तान के बहुत सारे नेता थे जो गाय बचाने के प्रश्न पर सबसे ज्यादा उद्वेलित थे। उनमें से पंडित मदन मोहन मालवीय। महामना मदन मोहन मालवीय के पूरे आंदोलन के केंद्र में गाय हुआ करती थी। स्वामी दयानंद सरस्वती के पूरे केंद्र में गाय हुआ करती थी। हिंदुस्तान में महात्मा गांधी ने तो इस बात को कई बार कहा। गांधी जी ने जब अपना आंदोलन शुरू किया, उस आंदोलन के शुरुआत में और आंदोलन के बीच में और आंदोलन के बाद में भी कई बार महात्मा गांधी ने यह कहा कि स्वराज्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है गोरक्षा। ये गांधी जी ने कई बार कहा कि स्वराज्य से ज्यादा महत्वपूर्ण है गोरक्षा, और मेरे लिए गाय का कत्ल ऐसा ही है जैसे किसी व्यक्ति का कत्ल किया जा रहा। ये गांधी जी ने कई बार कहा। तो हिंदुस्तान के आजादी की लड़त लड़ने वाले तमाम नेताओं के लिए गाय का प्रश्न बहुत ही केंद्रीय प्रश्न था, बहुत मूलभूत प्रश्न था। तो गांधी जी जैसे लोगों ने गाय के प्रश्न को उठाया, स्वामी दयानंद मदन मोहन मालवीय जैसे लोगों ने गाय के प्रश्न को उठाया, लोकमान्य तिलक ने गाय के प्रश्न को उठाया। और इन लोगों के गाय के प्रश्न को उठाने के पीछे एक ही परंपरा थी कि जो हिंदुस्तान में 1870 में क्रांति हुई थी, बगावत हुई थी 1857 में, और 70 के बीच में जो आंदोलन चले थे वो गाय के प्रश्न को लेकर महत्वपूर्ण आंदोलन चले थे। तो आगे भी इस देश में ये महत्वपूर्ण काम होता रहेगा। बीच में आजादी की लड़ाई की ऐसी घड़ी आई कि जब लोगों को लगने लगा कि अंग्रेज देश छोड़कर चले जाएंगे, और अंग्रेजों